नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार राजू और आज के वीडियो में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को, जो आपके 5वें चैप्टर से है नागरी लिपि। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा अंजाम दीजिए। मैं उन सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लाया हूँ जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं और जो 2022 में आप लोगों को पूछे जाएंगे, उन सभी का कलेक्शन में लेकर के आया हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, या फिर बांग्ला भाषा में, या क्या कहते हैं ये अंग्रेजी भाषा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मराठी भाषा में। किस भाषा में वो करते हैं? मराठी भाषा में करते हैं। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, या फिर इलाहाबाद में। तो वो कहाँ करते हैं? वर्धा में करते हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, या फिर देवनागरी लिपि में। तो कौन सा लिपि होगा इसका? देवनागरी लिपि होगा, ठीक है। और ये जो सिंबल है, यह अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा में से है? तो मराठी भाषा से है, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ये है, ये देखिए कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, क्या है? पुत्री है, बहन है, या फिर भगनी है, या फिर बहू है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहू हो जाएगा। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागर लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, या फिर गुरुमुखी लिपि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागर लिपि में। पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम से दिया गया था? देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर के राजाओं का। टकसाल का संबंध क्या चीज से है? तो सिक्कों से है। 9 में है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध क्या चीज से है? तो जैनपुर से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, या फिर वैष्णव धर्म से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म से, ठीक है। आइए, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, या फिर बाबूराम सक्सेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ये पहले से टिक लगा दिए हैं, भारतीय लिपियों की कहानी से, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, या फिर देवनागरी, या फिर क्या कहते हैं ये मराठी लिपि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। सिद्धम क्या है? मंत्र है, या सिद्ध योगी है, या साधु है, या फिर एक प्रकार की लिपि है? तो ये एक प्रकार का पुरानी लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, या फिर उज्जैन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काशी को। मालवा में नगर नागर लिपि इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? अल्बेरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, या फिर देव प्रथम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्बेरूनी। क्या? अल्बेरूनी, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, या प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, या एक कवि थे, या फिर क्या थे? राजवैद्य थे। तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत में, अपभ्रंश में, संस्कृत में, या फिर हिंदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, या फिर पुणे के पास, या पटना के पास। तो कहाँ हो जाएगा वो? इंदौर के पास है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? नंदी नागरी, देवनागरी, या गुजराती, या फिर ब्राह्मी लिपि। तो क्या बोलते हैं वो? देवनागरी बोलते हैं। इसको गोल करेंगे आप लोग। हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहा जाता है? ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए आगे क्या क्या ऑप्शन में है। ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, या फिर नंदी नागरी लिपि, या नागरी लिपि। तो इसको क्या बोला जाता है? नंदी नागरी लिपि, ठीक। उसके बाद है नागरी लिपि कब सार्वदेशिक लिपि में थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, या फिर कभी नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी,
कोंकणी, ब्रह्मी या फिर सिद्धम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सिद्धम। ठीक, आइए गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935, 1936, 1937 या फिर 1938। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1935। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। 27 में है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृत में, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास या फिर पूरा लिपि शास्त्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा इसका क्या अक्षर कथा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या विलासपुर या फिर देवनगर। क्या हो जाएगा इसका देवनगर। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक। उसके बाद भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, तो हो जाएगा गुणाकर मूल्य ना। इस्लामी शासक आरंभ कब हुआ? 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में या फिर 15वीं सदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12वीं सदी में। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995, 1999 ईस्वी में, 2005 में या फिर 2009 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2009 ईस्वी में। आइए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार आता है, ये देखिए कि नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहां से मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत या फिर उत्तरी भारत। तो कहां हो जाता है ये पश्चिमी भारत। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022 या फिर 1023। तो हो जाएगा इसका 20 उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या फिर 4थी सदी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वीं सदी से। निबंध के लेखक हैं तो गुणाकर मूल्य हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कहाँ की भाषाएं हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पढ़ लेते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। नागरी लिपि संस्कृत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी, ब्राह्मण नागरी, नंदी नागरी या फिर विजयनगर नागरी। तो क्या हो जाएगा इसका नंदी नागरी। ठीक, आगे है आपका कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना से भारत 10वीं 11वीं सदी के में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो इसका क्या हो जाएगा पद्मावत जी ने बताए थे। 42 नंबर में क्या है आपका ये देखिए कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन रही है? तमिल, तेलुगु या मराठी या फिर कन्नड़। इसका क्या हो जाएगा तमिल। सरहपाद की कृति क्या है? तो दोहा कोश है। ठीक, दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की है एकदम। ये दोनों देखिए ये दोनों मैच करता है क्वेश्चन, दोनों इसके एक का आंसर दूसरे के क्वेश्चन में है, दूसरा का आंसर पहले के क्वेश्चन में है। हिंदी के आदि कवि कौन है? चंदबरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल या फिर सरहपाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सरहपाद। ठीक, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? मैक्स मुलर की, बिरजू महाराज की या फिर गुणाकर मूल्य या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुणाकर मूल्य। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, किस मतलब कि कौन से पार्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, साइंस में, जहां से भी आपको जो दिक्कत बुझाता है आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।